हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आगे बढ़ने से पहले पिछला डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन उसके पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है जो आप लोगों को परफॉर्म करना है, क्योंकि इसके बाद तो सारा परफॉर्मेंस मेरा रहेगा, लेकिन जो आपको परफॉर्म करना है तो फटाफट पहले उसको परफॉर्म कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, आइकॉन बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक काफ़ी लेक्चर हो गए, सब्सक्रिप्शन तब तो हो जाना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये तो फॉर श्योर है। ठीक, चलिए सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने प्रिंट के बारे में काफ़ी डिस्कशन कर लिया था, है ना। हमने ये देख लिया था कि डिफरेंट तरीके से डेटा किस तरीके से प्रिंट करेंगे हम सी में, प्रिंटफ स्टेटमेंट पे हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, आइडेंटिफायर, है ना। वेरिएबल्स पे हमने डिस्कशन किया था, कांस्टेंट पे हमने डिस्कशन किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा एजेंडा है या आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ बॉस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी के आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉट इवन द सी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ओके, तो हर यूनिवर्सिटी का, स्कूल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर इंटरव्यूअर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सी का, व्हाट इज डेटा टाइप। ठीक है, व्हाट इज डेटा टाइप, कि डेटा टाइप क्या होते हैं और डेटा टाइप का सी में क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इस टॉपिक को बिल्कुल लाइटली मत लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे की पूरी सी की जर्नी हमारी इस डेटा टाइप पे डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है आप लोगों को। ठीक, तो अब यहां पर हम ये बात करते हैं डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ डेटा टाइप। ठीक, तो आपको याद है कल मैंने आपसे बोला था कि जब भी हम किसी लैंग्वेज में, स्पेशली सी की बात कर रहे हैं, हम सी में जब हम प्रोग्रामिंग लॉजिक्स के बारे में सोचते हैं, है ना, कि यदि मुझे लॉजिक लगाना है, प्रोग्रामिंग करना है, तो ये हेलो प्रिंट करना, हाय प्रिंट करना, वेलकम प्रिंट करना, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रोग्रामिंग तब आती है जब आप डेटा को लेके बात करते हैं। ठीक है, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक, मतलब इसके पहले आप लास्ट वीडियो जरूर देख लें एक बार, ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो यदि मान लो अब मुझे यहाँ पे डेटा को लेके कोड लिखना है, सपोज ये मेरा कोड है, ये मेरा प्रोग्राम है, और अगर मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे किसी डेटा को लेके प्रोग्रामिंग करना है, ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, a = 50, ए असाइंस टू 50, मतलब ये जो ऑपरेटर है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि सपोज मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो आपने क्या किया, ए असाइंस 50 और 20 असाइन कर दी हमने बी में। तो हमारे हिसाब से हमने ये दोनों वैल्यू ए और बी में असाइन की है, जिसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो अल्फाबेट है ये 2 तरीके से प्रोग्राम में यूज में आते हैं, एक वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि यदि आप ये चाहते हैं कि इनकी वैल्यू बदलती रहे, है ना, फिक्स ना रहे, तो इनको हम वेरिएबल फॉर्म में यूज करेंगे। आइडेंटिफायर ये है, बट दिस आइडेंटिफायर यूज एज अ वेरिएबल। और यही डेटा अगर आप चाहते हैं कि बॉस इनकी वैल्यू मुझे चेंज नहीं होने देना है, दिस वुड बी फिक्स, ये फिक्स रहे, इसको मुझे चेंज नहीं करने देना है, तो इसी आइडेंटिफायर को हम यूज करेंगे कांस्टेंट फॉर्म में। लेकिन चाहे वो आइडेंटिफायर वेरिएबल फॉर्म में हो, आइडेंटिफायर का मीनिंग समझ में आ रहा है ना आपको, कि जो वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे मेमोरी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, चलो अभी मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में यूज करना चाहता हूं, लेकिन हमारे लॉजिक के हिसाब से हमने क्या बोला हमने 50 को असाइन किया ए में, तो कंपाइलर क्या करेगा पता है आपको, कंपाइलर सीधे मेमोरी में जाएगा, है ना, सीधे मेमोरी के पास जाएगा, और इस मेमोरी में ए नाम का एक वेरिएबल ढूंढेगा, एक आइडेंटिफायर ढूंढेगा। ठीक है, और उसको आपने क्या बोला है बॉस, आप मेमोरी में जाओ, आपको ए नाम का एक आइडेंटिफायर मिलेगा, उसको 50 वैल्यू असाइन कर दो, ये आपने इस स्टेटमेंट में बोला है। लेकिन जब आपका कंपाइलर इस टास्क के लिए मेमोरी में गया, तो उसको मेमोरी में कोई ए नाम का आइडेंटिफायर मिला ही नहीं, क्योंकि मेमोरी में ए कोई है ही नहीं, और अगर नहीं है तो वो सीधे एरर फेंक देगा, अनडिफाइंड वेरिएबल ए। बात समझ में आ रही है? आप इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, यू विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गेट एन एरर, अनडिफाइंड वेरिएबल ए। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस ए में अनडिफिनेशन क्यों आई? कारण ये है कि जब भी हम किसी वेरिएबल में डेटा असाइन करते हैं, है ना, डेटा इंटीजर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, डेटा आपका कैरेक्टर हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा, जब भी आप किसी वेरिएबल में डेटा असाइन करते हैं तो रूल ये बोलता है कि आपको सबसे पहले उस वेरिएबल में स्टोर होने वाले डेटा का टाइप कंपाइलर को बताना पड़ता है।
आपको ये बताना पड़ता है कि आप इस मतलब ये तो आपने डायरेक्टली यूज कर लिया, कंपाइलर ये बोलेगा आपसे बॉस यूज करने के पहले मुझे बताओ कि आप किस टाइप का डेटा इस वेरिएबल में यूज करने वाले हो। मतलब अल्टीमेटली आपको इस वेरिएबल का नेचर बताना है। यू हैव टू शो द नेचर ऑफ अ वेरिएबल। आपको यह बताना है कि आप इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा यूज करने वाले हैं यूज करने से पहले। तो जब भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर होने वाले डेटा का टाइप बताते हैं, बस स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर होने वाले डेटा का टाइप बताते हैं तो इसी को सी में हम बोलते हैं डेटा टाइप। दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। तो डेटा टाइप की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है? विच शोज द नेचर ऑफ अ वेरिएबल, विच शो नेचर ऑफ अ वेरिएबल, कि आपका वेरिएबल किस नेचर का है। वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो मैंने वेरिएबल लिखा है। जो वेरिएबल का नेचर शो करते हैं, नेचर मतलब आपका वेरिएबल इंटीजर नेचर का होगा, डेसिमल नेचर का होगा, कैरेक्टर स्टोर करने वाला होगा। तो ये जो नेचर बताते हैं ये सी में क्या कहलाते हैं? डेटा टाइप। तो यहां पर आप समझना, डायरेक्टली किसी भी डेटा को हम इस तरीके से वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, पाइथन होता तो बात अलग थी, पाइथन में तो वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, लेकिन सी में ऐसा नहीं है। सी में आपको सबसे पहले इस वेरिएबल का नेचर बताना है कि ये वेरिएबल किस नेचर का है। बात समझ में आ रही है? और जिस नेचर का वेरिएबल आप बताओगे आप उसी टाइप का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेचर ऑफ ए वेरिएबल। अरे सुनो यार, देखो आप जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है अभी मैं डेटा टाइप लिखता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूं, अभी डिटेल लिखते हैं हम कि सी में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझो आप। यदि आपको लगता है ना इस वेरिएबल में आपको इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो सबसे पहले आप यहां पे ये लिखे इंट ए। यहां पर मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? इंट ए। तो ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहलाता है कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ये डिक्लेयर कर दिया आपने, राइट। अब डिक्लेयर कर दिया मतलब क्या बता दिया आपने? आपने ये बता दिया कि ए इंट नेचर का होगा। ए का जो टाइप है वो इंट है, क्योंकि जब आप इसका नेचर कंपाइलर को बताएंगे तो कंपाइलर डेटा के हिसाब से मेमोरी एलोकेट करेगा। अभी बताता हूं मैं कि इंट कितनी मेमोरी लेगा, डेसिमल होगा तो कितनी मेमोरी लेगा, डेसिमल में कितने ऑप्शन है हमारे पास, इंटीजर में भी साइन अनसाइन इंटीजर क्या होता है, वो सब हम अभी बात करते हैं। लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो आप। यदि आपने लिखा इंट ए तो आपने क्या बता दिया? ए किस नेचर का वेरिएबल है? इंटीजर। तो आपने ए का नेचर बता दिया। अब जब आपने बता दिया कि ए का नेचर इंटीजर है, और अगर आप इस तरीके से लिखोगे 15.192 ए इक्वल टू जेड, ठीक है, ए इक्वल टू हेलो, अरे बॉस जब आप बता दिया आपने कि ए का नेचर इंटीजर है तो फिर आपको उसमें ये इंटीजर डेटा देना है ना। यदि आप इस तरीके का डेटा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। एरर नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर नहीं होगा। अब ऐसा एरर क्यों नहीं देगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस स्टेटमेंट नॉट शोज एन एरर। जब आपने इंट डिक्लेयर किया है तो आप देखो इंट को छोड़ के मैं हर वैल्यू दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं करना है। कारण ये है जब आपने इसका नेचर इंटीजर बता दिया है। अरे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपकी क्लास है और आपकी क्लास में मैंने बोला ये बॉस ये जो महेश है ना, एक स्टूडेंट है सपोज महेश, ठीक है, मैंने बोला ये महेश बहुत गुस्से वाले नेचर का बच्चा है, इसके नाक पे गुस्सा रहता है बॉस, बात बात पे गुस्सा करता है और ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो इसके साथ नहीं तो मारेगा बिल्कुल। अब आपको मैंने महेश का नेचर पहले बता दिया, मैंने पहले ही बोल दिया महेश इस नेचर का है, तो आप उसके नेचर के हिसाब से उससे बात करोगे ना कि नेचर के अगेंस्ट में जाके करोगे। जब मैंने बोल दिया आपको कि बस महेश का नेचर ऐसा है कि ये बात बात पे गुस्सा करता है, गुस्सा इसकी नाक पे रहता है, फिर भी आप महेश के साथ मजाक कर रहे हो। अब तो बताने के बाद भी अगर आप मजाक कर रहे हो तो जो होगा, मजाक करने के बाद जो होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेचर जब हमें पर्सन का पता होता है तो हम उस नेचर के हिसाब से उस पर्सन से बात करते हैं। वैसे ही जब मैंने यहां लिख दिया है कि ए का नेचर कैसा है? इंट, तो जब आपको पता है ए का नेचर इंट है तो भैया उसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करो ना। आप क्यों उन्नेसेसरी उल्टा सीधा डेटा स्टोर कर रहे हो? राइट, बात समझ में आई? तो जब भी हम सी में किसी भी वेरिएबल को यूज करते हैं तो यूज करने के पहले मुझे उस वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है, और जब हम टाइप बताते हैं तो वही कहलाता है सी का डेटा टाइप। दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप ऑफ सी। तो सी में बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, ये बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, है ना। फिर आगे हम इनको भी
डिवाइड करेंगे। सी में जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं, ठीक, वो बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से हैं? सी के बेसिक डेटा टाइप होते हैं इंट, फ्लोट, डबल, सॉरी, कैरेक्टर, कैर, ठीक, एंड फिफ्थ वन इज वॉइड। अभी नो डाउट आप में से कहीं किसी ने इधर उधर पढ़ा है, सर प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं, सेकेंडरी डेटा टाइप होते हैं, अरे सब होते हैं, सब बाद में बात करेंगे। अभी बेसिक डेटा टाइप, पहले डेटा टाइप को समझो तो सही आप, फिर उसके बाद तो हमें डिटेल में बात करनी ही है, लेकिन पहले एक बार आप समझो तो सही कि डेटा टाइप होते क्या हैं। तो ये जो है इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वॉइड, स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप सी में नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जब स्ट्रिंग को यूज करना होगा तो क्या करेंगे सर, फिर हम आगे बात करेंगे ना, वी हैव एन अरे कॉन्सेप्ट, वो आगे की कहानी है। लेकिन ये जो है सी के, ये सी के बेसिक डेटा टाइप कहलाते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैर और वॉइड। क्लियर है? अब इसमें से कौन सा डेटा टाइप कब यूज करना है? जब भी आपको लगता है कि आपका डेटा न्यूमेरिकल है लेकिन इंटीजर डेटा है, मतलब इंटीजर डेटा समझते हैं ना, ऐसा डेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होते हैं, इसको इंटीजर डेटा बोलते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल यदि आप चाहते हैं इस तरीके का डेटा स्टोर करना है 28, 36, 192, तो ये जो डेटा है ना, ये कुछ भी हो सकता है, इस तरीके के डेटा को हम बोलते हैं इंटीजर डेटा। तो यदि आपको लगता है कि आपका डेटा इंट टाइप का है तो आप उसको, सॉरी, अगर आपको लगता है डेटा इंटीजर है तो आप उसका डिक्लेरेशन किससे करेंगे? इंट से। यदि आपको लगता है कि आपका डेटा डेसिमल टाइप का है तो डेसिमल में हमारे पास दो ऑप्शन है, we have two option in decimal, float and double, this both use for decimal। ये दोनों डेसिमल के लिए यूज में आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम यूज करेंगे फ्लोट को जब डेसिमल की बात करेंगे। डबल क्या लिमिटेशन आएगी फ्लोट की, तो हम डबल को यूज करेंगे, हमारी आगे की कहानी है, उसको बाद में समझेंगे हम, डोंट वरी, राइट। डेसिमल मतलब इस तरीके का डेटा 28.13 या 60.19, ठीक है, या 78.136, समथिंग लाइक दिस, ये डेटा, ऐसा डेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट होते हैं, ये कहलाते हैं फ्लोट या डबल। तो अभी फिलहाल हम इसको क्या बोलेंगे? फ्लोट डेटा, पर एक्चुअली वो डेसिमल डेटा है। पर डेसिमल को यूज करने के लिए जो डेटा टाइप सी में अवेलेबल है वो है फ्लोट या डबल। गॉट इट? यदि आपको लगता है कि आपका डेटा कैरेक्टर वैल्यू है, कैरेक्टर मतलब ऐसा डेटा जो सिंगल कोड में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, समथिंग लाइक वी, ठीक है, या मैंने लिख दिया सपोज पी, समथिंग इस तरीके का डेटा एक्स, तो ये जो डेटा है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर डेटा। तो यदि आपको लगता है कि आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है देन वी हैव कैर डेटा टाइप। तो ये समझना, डिक्लेरेशन हम इन चार को लेके करेंगे, मतलब जो डेटा होगा वो इन चार टाइप का होगा, या तो इवन तीन ही, क्योंकि डेसिमल के लिए फ्लोट और डबल दोनों अवेलेबल है। ये जो वॉइड है, ये वॉइड टाइप का कभी भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? वॉइड का यूज हम सी में पढ़ेंगे आगे, इसका यूज होता है रिटर्न के लिए, मतलब फंक्शन रिटर्निंग के लिए ये डेटा टाइप दिया हुआ है, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे इसको थोड़ा सा समझना हमारे लिए टिपिकल होगा। सो इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन और बहुत डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी मैं ये चाह रहा हूं कि आपको सी अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वो आती रहे। थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सिटी अभी आ जाएगी शुरुआत में तो हमें सी कॉम्प्लेक्स लगने लगेगी, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि अभी आपको सी किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स लगे, क्योंकि ईजी है तो ईजी है, लैंग्वेज ईजी है तो क्यों हम अननेसेसरी उसको कॉम्प्लेक्स करें। बात समझ में आ रही है? जब टाइम आएगा तो मैं आपको वॉइड के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि रिटर्न टाइप क्या होता है और मेन के आगे हम वॉइड क्यों लिखते हैं, वो भी एक कहानी है जिसको हम समझेंगे आगे, ठीक। तो ये है सी के बेसिक डेटा टाइप। अब इनमें से हम सबसे पहले जिस डेटा टाइप को अभी पढ़ेंगे वो होगा हमारा इंट, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर टाइप के, तो बहुत ध्यान से समझना इसको। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, और इंटीजर की कहानी देखते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखो यहाँ पे, सपोज अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने प्रोग्राम में ऊपर हेडर फाइल आप इंक्लूड कर लें, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना। ये तो हमें अभी बेसिक पता है कि ये क्यों करना है, हेडर फाइल्स लाइब्रेरीज के लिए, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक। अब यदि मान लो मैंने यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप रखा हमने इंट ए। अभी मैंने आपको बोला ये क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा वो सीधे जाके मेमोरी में आपके लिए एक ए नाम की स्पेस रिजर्व कर देगा।
वो कितनी होगी वो अभी अपन बात करते हैं कि एक टोटल कितनी स्पेस रिजर्व करेगा, विल कम टू दैट पॉइंट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक कितनी बाइट की मेमोरी लेता है, इसका मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है, अभी डिस्कस करते हैं हम। लेकिन फिलहाल एक सिंपल सा एग्जांपल देखो आप। अब अगर मैंने लिखा इंट ए, ठीक है, ठीक, इसके बाद हमने लिखा सपोज सीलर एससीआर, ठीक, एंड देन ए इक्वल टू सपोज मैंने वैल्यू दी 50, ए की वैल्यू हमने असाइन कर दी 50। तो आप देखो अब ये प्रॉपर दिख रहा है, ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के बाद हमने वैल्यू असाइन की है। तो जब आप डिक्लेरेशन के बाद वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो कंपाइलर, अब देखो वही चीज, अब जब कंपाइलर 50 को असाइन करने मेमोरी में जाएगा ए के पास, तो उसको मेमोरी में ये ए दिखेगा ना, ये ए, क्योंकि आप पहले ही उसके लिए मेमोरी रिजर्व कर चुके हो, तो ये सीधे 50 को ले जाके ए में असाइन कर देगा। तो अब मेमोरी में ए क्या है, एक आइडेंटिफायर है जो 50 को आइडेंटिफाई करेगा जब भी आगे आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। मतलब इतनी बड़ी मेमोरी में आपके 50 का ऑनर आइडेंटिफायर कौन है, ए। अब जब भी आप ए को बोलोगे वो आपको उसकी वैल्यू लाके दे देगा। तो अभी मैंने क्या बोला कि अब मुझे इस ए को प्रिंट करना है। अब ध्यान से सुनना, हमने ये बोला कि मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करना है तो यहां पर हमने पढ़ा है कौन सी स्टेटमेंट, प्रिंट एफ। तो आप मुझे बताओ, अगर मान लो प्रिंट एफ की हम बात करें तो हमने तो ये पढ़ा है प्रिंट एफ डबल कोट्स के अलावा किसी भी डेटा को प्रिंट नहीं करता है। प्रिंट एफ में आप जो भी लिखते हैं वो डबल कोट्स में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यदि मैंने प्रिंट एफ में ऐसा लिख दिया, प्रिंट एफ ए, सर आपने बोला था डबल कोट्स में लिखना, तो मैंने डबल कोट्स में ए लिख दिया। यदि आप ऐसा लिखोगे प्रिंट एफ ए, तो क्या लगता है आपको, यदि मान लो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, तो आपको आउटपुट, सपोज ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, तो क्या मिलेगा आपको आउटपुट में, 50 मिलेगा या ए मिलेगा? अरे बॉस आपने लिख दिया डबल कोट्स में ए, तो यदि आपने डबल कोट्स में ए लिखा तो व्हाट डू यू थिंक, 50 मिलेगा या ए मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ए, नॉट 50, क्योंकि वॉट एवर यू राइट इनसाइड अ डबल कोट्स, कंपाइलर बिना दिमाग लगाए उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है। तो आपको इसका आउटपुट फिलहाल मिलेगा ए। तो यहां मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करना है। आई वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करना है। तो यदि मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करना है तो आपने बोला सर फिर डबल कोट्स हटा देते हैं। अब अगर आप डबल कोट्स हटा दोगे तो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि ये सी में प्रिंटएफ का फॉर्मेट नहीं है, ये फॉर्मेट ही नहीं है। प्रिंटएफ तो बोलता है बॉस मैं डबल कोट्स के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं, मुझे अगर कुछ भी प्रिंट करने के लिए देना है तो डबल कोट्स में देना। तो याद है आपको एक लेक्चर मैंने आपको बताया था जिसमें हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर पढ़े थे, है ना, याद है आपको, स्लैश एन। तो मैंने आपको बोला था डबल कोट्स में जब आप स्लैश एन लिखेंगे तो डेटा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा, जब आप डबल कोट्स में स्लैश टी लिखेंगे तो स्पेस आ जाएगी, टैब आ जाएगा। तो ये सब जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनको हम एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं, ऐसा ही एक स्पेशल कैरेक्टर मुझे सी ने दिया है इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। यदि आपको लगता है कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है, तो टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ इंटीजर वी यूज परसेंटेज डी साइन। परसेंटेज डी, दिस इज अ सिंबल और दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर गिवन बाय सी टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। अब इसको कैसे यूज करना है, सुनना समझना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा। अभी 2 मिनट आपके लिए। यहां पर मैंने क्या लिखा, प्रिंटएफ डबल कोट्स में आपको क्या लिखना है, परसेंटेज डी, दैट्स इट, ठीक है, एंड देन गेट ch। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा उन लोगों को जिन्होंने पहले कहीं सी थोड़ा बहुत पढ़ा है या थोड़ा बहुत देखा होगा, ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। आप देखो, जब हम स्लैश एन लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, स्लैश एन देख के नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देता है। लेकिन जब आप प्रिंटएफ में परसेंटेज डी लिखोगे तो जैसे ही आपका प्रोग्राम परसेंटेज डी देखेगा वो सीधे जाके ए नाम के वेरिएबल को मेमोरी से उठाएगा और उसकी वैल्यू यहां प्रिंट कर देगा। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करके देखूंगा तो अब मुझे आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिलेगा, 50। नाउ विल गेट द आउटपुट 50। कंफ्यूजन तो थोड़ा सा है अभी भी, ठीक। कंफ्यूजन इसलिए होगा आप लोगों को, हो सकता है आपने इसके पहले कोई वीक सी का वीडियो देखा हो या कोई बुक पढ़ी हो, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। नो डाउट इस प्रोग्राम को रन करके देखो आप, आपको बाकायदा आउटपुट मिलेगा 50, ठीक। और ये प्रोग्राम में आपको टर्बो सी पे भी रन करके बताऊंगा और VS कोड पे भी हम देखेंगे, मतलब दोनों का इंस्टॉलेशन भी हम देखेंगे। डोंट वरी, व्हाट
प्रोग्रामिंग रन करके भी देखेंगे और चॉइस फिर आपकी है, आप टर्बो सी पे भी इसको रन करके देख सकते हैं। मैं सजेस्ट हमेशा टर्बो सी भी करता हूं और वीएस कोड भी करता हूं, क्योंकि क्या होता है आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर आपके पास चॉइस नहीं होगी। क्या बोलोगे कि सर मेरे तो यही एडिटर आता है, मुझे ये वाला नहीं आता है। सिंस टर्बो सी इज द ओल्ड एडिटर ऑफ सी, तो कई बार कंपनी उसको भी प्रेफर करती है, ठीक है। तो यहां जो मैं सिंटेक्सेस लिख रहा हूं वो टर्बो सी के भी लिख रहा हूं, जैसे CLR SCR गेट CH, ये आपको VS कोड में लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो, तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर ये परसेंटेज डी को कैसे पता चलेगा कि मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करना है, क्योंकि क्या होता है एग्जैक्टली इसका जो सिंटेक्स है ना वो ऐसा होता है कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी के बाद आपको कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम भी बताना पड़ता है कि किस वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करना है। लेकिन यहां पर अगर आप कॉमा ए नहीं भी लिखोगे तब भी आपको आउटपुट मिलेगा 50, यू विल गेट द आउटपुट 50। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर 50 कैसे मिल रहा है। ओके, तो आप देखो अब, और दूसरा कंफ्यूजन क्या है ये समझ में आया, ये सिंटेक्स समझ में आया कि अगर आपको ए की वैल्यू प्रिंट करना है तो एक्चुअल सिंटेक्स ये है कि आपको डबल कोट्स में लिखना है परसेंटेज डी, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, जहां उसको डबल कोट्स में परसेंटेज डी मिलेगा उठा के ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉमा ए नहीं भी लिखूंगा तब भी वो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर अभी तो चलो ठीक है एक वेरिएबल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझना, ये इंटरव्यू का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है, TCS में तो कई बार पूछा गया है, समझ में आई बात। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखो आप, यदि मान लो ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 90 है और सी की वैल्यू 75 है, 3 वेरिएबल है। जब एक से ज्यादा वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज 30, बी इज 90 एंड सी इज 75। ये 3 वेरिएबल है, तीनों की वैल्यू है 90, 30, 90, 75। अब यहां पर अगर आपने लिखा CLR SCR, अच्छा ये ध्यान रखना, यदि आप टर्बो सी में काम कर रहे हैं तो टर्बो सी में हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे टॉप पे होता है, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट लिखी जाती है। और ये तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी लैंग्वेज में अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस ये रखिए कि वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे टॉप पे हो। CLR SCR को इसके बाद लिखना है, इसके पहले नहीं, ये रूल है, ठीक है, कि डिक्लेरेशन एट द टॉप इनसाइड अ मेन, डिक्लेरेशन हमेशा सबसे टॉप पे होना चाहिए, उसके बाद ही आपको CLR SCR लिखना है, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैंने लिखा 1,30 बी 90, अब यदि आपने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड देन गेट CH, तो अब तो मेमोरी में 3 वेरिएबल है, ए भी है, ठीक है। सी दिस वन, अब आपके वेरिएबल आपके मेमोरी में 3 वेरिएबल है, ठीक है। ए जिसकी वैल्यू है 30, बी जिसकी वैल्यू है 90 और सी जिसकी वैल्यू है 75। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर, अच्छा यहां पर ध्यान रखना, अगर आपने कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिखा है तब तो वो उसी की वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अब आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। हमें आप सुनना ध्यान से, मैं आपको, अब चूंकि प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है तो मैं आपको बता दूं, हम सी 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। 3 तरीके से कैसे, एक मैं आपको बोलूंगा राइट ए प्रोग्राम, कि ये प्रोग्राम आपको बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ नंबर। दूसरा, जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगा जिसका आउटपुट आपको बताना है, जैसे ये कि इसका आउटपुट क्या होगा। और तीसरा, मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगा जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द एरर इन दिस प्रोग्राम। तीनों तरीके से हम अपनी प्रोफिशिएंसी करेंगे सी में, है ना। तो चलिए, अगर हमसे पूछा जाए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा और क्यों, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड व्हाई, तो इसको अगर मैं रन करके देखूंगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 75। देयर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम, आई विल गेट द आउटपुट 75, मुझे आउटपुट मिलेगा 75। अब यहां कंफ्यूजन ये है, सर 75 कैसे आया, तो ये थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, क्योंकि इट्स टू अर्लियर कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं ये थोड़ी सी अर्लियर है एज अ बिगिनर, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मेमोरी होती है ना, ये 2 तरीके से यूज होती है। मतलब मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक होती है स्टैक मेमोरी और एक होती है हीप मेमोरी। सुनना, तो सी में जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आपका वेरिएबल जो मेमोरी एलोकेट करता है वो स्टैक मेमोरी में करता है, इट इज ए स्टैक मेमोरी।
समझ में आई बात? पढ़ेंगे इसको आगे, डोंट वरी। लेकिन जो मेमोरी होती है वो दो तरीके से डिवाइडेड होती है, एक स्टैक मेमोरी और एक हीप मेमोरी। सी में जो मेमोरी यूज होती है वो स्टैक मेमोरी होती है, इट्स एन स्टैक मेमोरी, राइट। और स्टैक का रूल ये होता है, तो सी ने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टैक है, ठीक है, स्टैक एक रूल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक का रूल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या हुआ, जब आपने ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए तो सबसे पहले इसने 30 को डिक्लेयर किया, फिर 90 को डिक्लेयर किया और फिर 75 को डिक्लेयर किया। ये 3 वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर हुए हैं, राइट। अब जब आपने लिखा प्रिंट परसेंटेज डी, आपने नहीं बताया कॉमा लगा के कि किसकी वैल्यू प्रिंट करना है। अगर बता देंगे तो फिर वो पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट करेगा, लेकिन अगर आपने नहीं बताया तो स्टैक के रूल के हिसाब से लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो सीधे सी को निकालेगा और यहां पे प्रिंट कर देगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो 75 क्यों मिल रहा है, उसका रीजन समझ में आया? क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि हाउ द सी वेरिएबल अलोकेट द मेमोरी। सी के वेरिएबल मेमोरी किस फॉर्म में अलोकेट करते हैं? तो सी में जो वेरिएबल होते हैं वो मेमोरी एलोकेट करते हैं स्टैक फॉर्म में। सी में वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेशन होता है स्टैक फॉर्मेट में, और स्टैक का रूल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यदि आपने केवल परसेंटेज डी लिख दिया तो जो लास्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। इनकेस अगर यहां पर वेरिएबल होता सपोज एक और डी, इसकी वैल्यू होती 100, तो यू विल गेट द आउटपुट 100 हियर। तब आपको आउटपुट 75 ना मिलके क्या मिलता? 100। तो जो भी लास्ट वेरिएबल है ये इस लास्ट वेरिएबल को प्रिंट करेगा यदि आपने नहीं बताया। लेकिन यदि मैंने यहां लिख दिया कॉमा बी, यदि मैंने इस तरीके से लिख दिया प्रिंट है परसेंटेज डी कॉमा बी, तो नाउ आई विल गेट द रिजल्ट 90 हियर। अब मुझे 90 मिलेगा क्योंकि अब हमने स्पेसिफिकली वेरिएबल का नाम बता दिया है कि मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कि हाउ वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स, कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, व्हाट इज द रूल ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी, कि सी किन रूल्स को फॉलो करता है? स्टैक रूल्स को। और परसेंटेज डी का मीनिंग समझ में आया आपको? क्लियर है? अब देखो आप, अब इसी को अगर, ठीक, ये तो हमने अभी डिक्लेरेशन की बात की, लेकिन अगर मान लो इसी को मुझे कुछ और प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट करना है, ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला मुझे आउटपुट में सपोज हमने सी नाम का वेरिएबल लिया, ठीक, और ए की वैल्यू हमने अभी डिक्लेयर की 50, बी हमने डिक्लेयर किया सपोज 30 और ये सी है, ठीक है। अभी कांस्टेंट वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं, मतलब ये वैल्यू फिक्स्ड है अभी, बाद में इनको चेंज करेंगे जब हम स्कैनफ स्टेटमेंट देखेंगे, लेकिन अभी आप समझो। फिर मैंने लिखा CLR SCR, ठीक, एंड देन C इक्वल टू A प्लस बी, C इक्वल टू A प्लस बी, ठीक। अब अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे आउटपुट में ये चाहिए एडिशन ऑफ, मतलब सी, चलो इसको अभी हम फिलहाल ऐसा लिखते हैं, सपोज मैंने ऐसा लिखा प्रिंट एफ एडिशन इज परसेंटेज डी कॉमा सी। यदि मैंने लिखा एडिशन इज परसेंटेज डी कॉमा सी, तो आप देखो क्या होगा यहां पे, ये एडिशन इज को एज इट इज प्रिंट करेगा। सपोज ये आपकी कंसोल स्क्रीन है, तो इसमें एडिशन इज तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, है ना, ये आउटपुट आ जाएगा एडिशन इज, और परसेंटेज डी की जगह ये प्रिंट कर देगा सी की वैल्यू। तो क्या है सी की वैल्यू हमारे पास? 80। सो यू विल गेट द आउटपुट एडिशन इज 80, ठीक है। आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा एडिशन इज 80। तो जब आपको रिजल्ट की फॉर्मेटिंग करना होती है, जब मुझे लगता है कि मुझे अपने रिजल्ट्स को फॉर्मेट करना है, सो फॉर फॉर्मेटिंग वी आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट इन दिस वे, इस तरीके से हम स्टेटमेंट को लिखेंगे। लेकिन यहां भी अभी आप देखो कंफ्यूजन है, वो ये कि सपोज करो अगर मान लो ये सॉफ्टवेयर मैंने लिखा, तो ये मैंने क्या लिखा है? सोर्स कोड, है ना। हमारे रूल के हिसाब से याद है, हम सबसे पहले सोर्स कोड लिखेंगे, फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर उसको रन करते हैं, फिर आउटपुट आता है। तो ये मैंने लिखा है अभी सोर्स कोड। अब जब इस सोर्स कोड को मैं रन करूंगा तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे रिजल्ट मिलेगा, ठीक। अब इसकी EXE फाइल समझते हैं ना, जो आउटपुट फाइल होती है, मतलब मैं आपको ये 2 स्टेप में बता रहा हूं, समझना। अगर मैं इसकी EXE यूजर को देता हूं, और अगर यूजर के पास इसकी EXE है तो उसके पास सोर्स कोड थोड़ी ना, अरे किसी भी यूजर को हम सोर्स कोड थोड़ी ना देंगे, यूजर को तो आउटपुट से मतलब है ना। तो हमने यूजर को इसकी क्या दे दी? EXE। अब जब मैंने यूजर को इसकी EXE दी
तो यूजर डायरेक्टली इस प्रोग्राम को रन करेगा। अब जब यूजर डायरेक्टली इस प्रोग्राम को रन करेगा तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, एडिशन इज 80। तो भैया ये 80 किसका एडिशन है, 40-40 का है, 20-60 का है, 30-50 का है, 50-30 का है, 10-70 का है, किसका एडिशन है। तो हमेशा हम ये चाहते हैं आउटपुट जब आए तो इस तरीके से आना चाहिए कि यूजर को प्रॉपर समझ में आए कि एग्जैक्टली आप बताना क्या चाह रहे हैं। इसी को बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। तो अब आप देखो, इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे प्रिंट ना करके, अगर ऐसे ना प्रिंट करूं, ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं इस तरीके से, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। सुनना ध्यान से, एडिशन ऑफ परसेंटेज डी, ना थोड़ा सा इसको और इधर लिख देता हूं मैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। प्रिंट एफ एडिशन ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी एंड देन गेट सी एच, ठीक है। तो अब जो आउटपुट आपको मिलेगा, ध्यान से सुनो, आपको क्या मिलेगा, आपको सबसे पहले ये जो एडिशन ऑफ है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, है ना। ये जो एडिशन ऑफ है ये तो एज इट इज प्रिंट होगा। तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट स्क्रीन पे मुझे पहला आउटपुट क्या मिलेगा, एडिशन ऑफ, ये आ गया एडिशन ऑफ। इस परसेंटेज डी की जगह वो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 50, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, एडिशन ऑफ 50। फिर एंड एज इट इज प्रिंट होगा, तो ये एंड एज इट इज प्रिंट हुआ। फिर इस परसेंटेज डी की जगह वो प्रिंट करेगा बी की वैल्यू एंड दैट इज 30, इज एज इट इज प्रिंट होगा, और इस परसेंटेज डी की जगह सी की वैल्यू। तो आउटपुट क्या मिलेगा, एडिशन ऑफ 50 एंड 30 इज 80। सेम लाइन पे मिलेगा, ठीक। तो ये जो आउटपुट है, एटलीस्ट ये आउटपुट आपको प्रॉपर तो दिखे रहा ना कि ये एग्जैक्टली ये जो एडिशन है ये किसका है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपके रिजल्ट आए तो उन रिजल्ट को प्रॉपर फॉर्मेट में जब तक आप प्रिंट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट आ भी गया है लेकिन कंपनी में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करते हैं जब इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि बॉस कैसे हम वेरिएबल को यूज करेंगे, कैसे हम उसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे प्रोग्राम में उनको प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट की अभी हम बात कर रहे हैं। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। यदि कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक। कमेंट कर दें, क्वेश्चंस टाइप करके हमें भेज दें, ओके। और अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, होता है ना पढ़ने में भूल जाते हैं हम, तो बॉस बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो वीडियो को ताकि आपके पास अपकमिंग वीडियोस भी आएँ, ठीक। तो यहाँ तक अभी हमने बात की वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन सी में किस तरीके से होता है, ठीक है। डेटा टाइप क्या होते हैं, हमने अभी तक इस पे डिस्कशन किया। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे इसी के आगे एक और कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके पहले आप देखो ये जो प्रोग्राम अभी मैंने लिखा है ना, अभी हम वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन पे आते हैं ना, कि हाउ द वेरिएबल एलोकेट्स द मेमोरी, वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से होगा। यदि मैं इंट को डिक्लेयर करता हूं तो आपने बोला सर इंट मेमोरी एलोकेट करेगा, लेकिन कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, उसका मेमोरी एलोकेशन कितनी बाइट का होगा, हम उस पर भी आते हैं, डोंट वरी। लेकिन उसके पहले आप देखो एक और कॉन्सेप्ट, या चलो पहले अपन वेरिएबल के मेमोरी एलोकेशन पे डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ओके। तो यदि मान लो मैंने यहां पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंट ए, ठीक, बहुत ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंट ए, तो ऑब्वियस सी बात है, इस अभी मैंने क्या बोला था कि ये ए सबसे पहले कंपाइलर जाके इस ए के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि सर कंपाइलर इस ए के लिए मेमोरी कितनी एलोकेट करेगा, हाउ मेनी मेमोरी एलोकेट फॉर दिस वेरिएबल, ओके। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम किसी वेरिएबल में किसी डेटा को असाइन करते हैं तो ये मुझे पता है कि ये 10 है,
लेकिन कंपाइलर को नहीं पता है, या मेमोरी में ये 10 फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता है। जब भी कोई डेटा मेमोरी एलोकेट करता है तो मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है बाइनरी फॉर्मेट में। समझ में ही बात? मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है बाइनरी फॉर्मेट में। मतलब एग्जैक्टली जब हम ये बोलते हैं कि इस वेरिएबल के लिए कंपाइलर ने मेमोरी एलोकेट की है, तो ये कंपाइलर मेमोरी एलोकेट करेगा। जो हम बोलेंगे वो अलग है और जो एक्चुअल मेमोरी में होगा वो चीज अलग है। मतलब ये कंपाइलर इस ए के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा 2 बाइट की या 4 बाइट की, ये दोनों हो सकती है, 2 बाइट या 4 बाइट। मतलब वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन 2 बाइट का भी हो सकता है या 4 बाइट का भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसे दो क्यों हो सकते हैं? क्योंकि याद है मैंने आपको बोला था सी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये 2 बाइट की मेमोरी लेगा और कुछ पर ये 4 बाइट की मेमोरी लेगा। ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यदि आप यूनिक्स में काम कर रहे हैं तो ये 4 बाइट लेगा। यदि आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो सम विंडोज वर्जन अलोकेट्स 2 बाइट बट सम विंडोज वर्जन अलोकेट्स 4 बाइट। लेकिन क्वेश्चन आता है सर स्टैंडर्ड क्या कंसिडर करें? तो स्टैंडर्ड कंसिडरेशन हमेशा किस चीज का होता है? 2 बाइट का, कि आपका जो वेरिएबल मेमोरी एलोकेट कर रहा है वो 2 बाइट की कर रहा है। तो यहां जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं वो 2 बाइट को लेके बताने वाला हूं, लेकिन एट द एंड हम उसको 4 बाइट के लिए भी समझ लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो हम ये बोलते हैं सी का वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करता है 2 बाइट की। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो अब यहां पर आप एक चीज समझो कि एग्जैक्टली ये बाइट का मतलब क्या होता है। मतलब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बाइट एक्चुअली क्या होती है। तो अब सुनो आप ध्यान से कि जब हम ये बोलते हैं कि एक वेरिएबल 2 बाइट ले रहा है तो बच्चे ये बाइट मेमोरी में कुछ होता ही नहीं है। समझ में आई आपको बात? बाइट तो कुछ होता ही नहीं है मेमोरी में। जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो हमेशा बिट फॉर्मेट में होता है। बिट बिट मतलब पता है आपको क्या होती है? 0101, जो ये जो होती है ना 010101, ये होती है बिट, इनको बोलते हैं बिट। तो जो भी डेटा मेमोरी एलोकेट करता है वो बिट फॉर्मेट में मेमोरी एलोकेट करता है। मतलब हम किसी भी डेटा, अभी हम आगे सी में पढ़ेंगे कि एक डेटा को 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो सी जिस फॉर्मेट में डेटा को यूज करता है वो डेसिमल है प्रोग्रामिंग में डिफॉल्ट। हालांकि वो ऑक्टल में भी करता है, हेक्साडेसिमल में भी करता है, पढ़ेंगे अपन इस टॉपिक पे आएंगे। लेकिन डिफॉल्ट सी में जब आप किसी डेटा को यूज करते हैं तो वो डेसिमल फॉर्मेट होता है। डेसिमल मतलब जो हम नॉर्मली समझते हैं, जैसे मैंने लिखा a = 13, तो ये 13 मतलब इट्स अ डेसिमल वैल्यू। लेकिन जब ये 13 मेमोरी एलोकेट करेगा तो ये मेमोरी में 13 नहीं जाएगा, मेमोरी में ये मेमोरी में जाएगा बिट फॉर्मेट में। मतलब 13 का बिट मतलब 13 का बाइनरी, बिट का मतलब होता है बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। तो ये 13 जब मेमोरी एलोकेट करेगा, सो दिस 13 विल एलोकेट द मेमोरी इन बाइनरी फॉर्मेट, ठीक। तो अब यहां पर आप समझना कि एग्जैक्टली बाइनरी फॉर्मेट मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बाइनरी फॉर्मेट। तो आप देखो क्या हुआ था, शुरुआत में जब सिस्टम आए थे तो सिस्टम में हम हमेशा डेटा को रिप्रेजेंट करते थे बिट में कि ये इतनी बिट की मेमोरी है, ये इतने बिट की मेमोरी है, राइट। लेकिन क्या हुआ, मेमोरी साइज बढ़ती जा रही थी, मेमोरी साइज बड़ी तो ये बोला गया कि बॉस 8 बिट को 1 बाइट बोल दो। जब 8 बिट बोलना है तो रादर देन 8 बिट आप क्या बोल दो, 1 बाइट। 8 बिट को 1 बाइट बोल दिया, समझ में बात। लेकिन फिर मेमोरी एलोकेशन और बढ़ा, मेमोरी इंक्रीमेंट होते गए, तो फिर ये बोला गया कि बॉस जब 1024 बाइट हो जाए तो इसको बोल दो 1 किलोबाइट। मतलब बिट से आया बाइट, बाइट से आया किलोबाइट, 1024 किलोबाइट को बोला गया 1 मेगाबाइट। देन 1024 मेगाबाइट को बोला गया 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद आया टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आया पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद आया जीगाबाइट, और ये कंटिन्यूसली चलते ही जा रहा है। मतलब समझना आप, हम कितनी आसान, यदि मैं आपसे भी बोलूं आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में हार्ड डिस्क कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1 TB। अब मैं बोलूंगा चल बिट में बोल के बता बेटा, 1 TB को बिट में बोलो आप, तो पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ आंकड़े जाके खत्म होंगे, अरे नंबर ही खत्म हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, डेटा इतना बढ़ता रहा, तो बिट में बोलना पॉसिबल ही नहीं था ना। आप क्या बोलोगे, 50 करोड़ 70 लाख इतनी बिट है, पॉसिबल ही नहीं, कितना बोलोगे आप। तो इसीलिए ये जो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जीगाबाइट, ये सब बोलने के लिए नोटेशंस आए, दिस आर कॉल्ड नोटेशंस।
तो बिट से बाइट आया, लेकिन अल्टीमेटली डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है? डेटा स्टोर हो रहा है बिट फॉर्मेट में। आज भी डेटा जब मेमोरी एलोकेट करता है तो वो बिट फॉर्मेट में करता है। देयर इज नो बाइट, देयर इज नो किलोबाइट, मेगाबाइट। ये तो आप बोल रहे हैं 8 GB की रैम है, अरे 8 GB की रैम को आप बोल के बताओ बिट में, तो मेमोरी तो बिट में आ रही है ना, तो नहीं बोल सकते ना। सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस नोटेशंस फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन अ मेमोरी, कि जब भी किसी डेटा को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो हम इन नोटेशंस को यूज करते हैं। समझ में आई बात? तो अब जो हम बोल रहे हैं कि C का वेरिएबल C का वेरिएबल 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है ना। अब ध्यान से सुनना, यदि मैंने लिखा int a, तो इस a का मेमोरी एलोकेशन कितना हुआ? 2 बाइट, लेकिन एक्चुअली वो 2 बाइट नहीं है, ये है 16 बिट। ये है 16 बिट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये a का मेमोरी एलोकेशन है 16 बिट में। तो जब हम इस a में स्टोर करते हैं 13, तो ये हमें दिख रहा है कि ये 13 है बाइनरी डेसिमल में, लेकिन एक्चुअली ये मेमोरी में स्टोर होता है बाइनरी फॉर्मेट में। तो अभी हम पढ़ेंगे कि डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। डोंट वरी, अभी आप समझ में ना आए तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस 13 का जो बाइनरी है वो बाइनरी कुछ इस तरीके से स्टोर होता है 1101, और बाकी सब ये इंडिकेट करता है 0 से। ये है 13 का बाइनरी फॉर्मेट। तो जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो एग्जैक्टली वो वेरिएबल जब मेमोरी एलोकेट करता है तो बिट फॉर्मेट में करता है। ये वेरिएबल का बिट फॉर्मेट है, ठीक है। और बिट फॉर्मेट में जब डेटा स्टोर होता है तो वो इस तरीके से होता है, जैसे अगर मैंने लिखा a = 13, तो एक्चुअली इसका मेमोरी एलोकेशन कुछ इस तरीके से होगा, ऑल जीरोस, लास्ट में 1101। क्यों? क्योंकि ये 13 का बाइनरी है। डोंट टेक इट टेंशन, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर आपने ये बता दिया a 2 बाइट की मेमोरी लेगा, बिल्कुल सही, 2 बाइट मतलब 16 बिट, लेकिन ये डिपेंड भी करेगा, 2 भी हो सकती है, 4 बाइट भी हो सकती है, डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। और यही कुछ चीजें बताती है हमें कि C प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, इट्स अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, राइट। अब ये तो समझ में आ गया कि सर ये 2 बाइट लेगा, लेकिन 2 बाइट में कितना डेटा? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू का। सुनना ध्यान से कि यदि इस वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन 2 बाइट है सर, तो ये 2 बाइट में कितना डेटा स्टोर करेगा? तो ये एक चीज बताओ, ये मैंने लिखा है 13, इसको पढ़ेंगे कैसे हम? अगर आप बोलोगे इसको सर पढ़ के बताओ, तो आप क्या पढ़ोगे इसको? आप बोलोगे सर 13, एक्चुअली वो है पॉजिटिव 13, इट्स अ प्लस 13, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये लिखूंगा ना तो बाकायदा इसको आप पढ़ोगे सर ये -13 लिखा हुआ है, तो जब ये -13 है तो ये +13 है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल का डेटा टाइप इंट है तो फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर करता है ना बच्चे। तो यदि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वेरिएबल में जो नंबर स्टोर करूंगा वो पॉजिटिव भी होंगे और वो नेगेटिव भी होंगे। अरे समझ में आ रही है ना बात? तो यदि मान लो मैंने इस a में लिखा 130, तो क्या लगता है स्टोर होगा? अरे आपको इसका बाइनरी स्टोर करना है, 16 बिट में बाइनरी आएगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा a = 130, तो 130 स्टोर होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर 1302 भी स्टोर होगा। अरे इंटीजर है ना, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव है और इंटीजर ही है, तो सर फिर 1302865394 भी स्टोर होगा। अब टेंशन आ जाएगा, नहीं सर ये नहीं होगा। अरे तो ये नहीं होगा तो फिर कितना होगा? कि यदि एक वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन 2 बाइट का है तो उस 2 बाइट में हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं प्लस में और कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं माइनस में। तो आप सुनना ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। देखो, यदि आपका इंटीजर 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है तो एग्जैक्टली उसने कितने बिट की मेमोरी ली है? 16 है ना। अगर आपका इंट 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है तो 2 बाइट में उसने कितनी मेमोरी ली है? 16, मतलब 2 बाइट मतलब 16 बिट। तो इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? मेमोरी कितनी होगी? 2⁻16। इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो होगा 2⁻16। समझ में आई बात? अब 2⁻16 कितना होता है सर? तो 2⁻16 होता है 65,535। 2⁻16 होता है 65,535। मतलब कहने का ये कि यदि आप C के इंट में टोटल स्पेस देखोगे
तो आपको स्पेस दी गई है, इसको मैं ऐसा समझाता हूं आपको, ये सी के इंट का सर्कल है, समझने की कोशिश करना, ये सी के इंट का सर्कल है, ठीक है। ये उसने बोला है बॉस डेटा स्टोर करो आप, मतलब उसने टोटल मिला के मुझे 65,535 तक डेटा स्टोर करने के लिए ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये अरे समझ बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू का। तो आपके पास ए अगर इंट है और अगर ये 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है तो हमने बोला 2^16 और 2^16 होता है 65,535। अब ये तब जब आप 0 से स्टार्ट करना शुरू करो, 0 1, मतलब इंटीजर की रेंज क्या होती है, इंटीजर होता है 0 से लेके, तो अगर आप 2^16 बोल रहे हैं मतलब 0 to 65,535, ये आपके पास टोटल स्पेस है, मतलब आपको 0 से लेके स्टोर करना है डेटा, अरे समझना। लेकिन बच्चे ये तो आपके पास टोटल स्पेसेस हैं, जितना डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें पॉजिटिव भी लेना है और नेगेटिव भी लेना है, समझ में आई बात। आपको पॉजिटिव नंबर भी तो लेना है और नेगेटिव भी लेना है ना, आपको तो दोनों के लिए स्पेस डिवाइड करनी है, ठीक है। तो यहां पर सी ने क्या बोला, आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर मैं 65,535 को डिवाइड बाय 2 करता हूं तो 32768, सॉरी ये टोटल मेमोरी है 65,536, सॉरी है ना 635, 32768 एंड 32768, ये टोटल मुझे हाफ ऑफ डिवाइड किया मैंने, मतलब टोटल मेमोरी हमारे पास 65,536, इस मतलब ये आपके पास टोटल रेंज है, नॉट मेमोरी, ये रेंज है। अब चूंकि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर लेना है तो मैंने इस रेंज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो मुझे पता चला 32768 और 32768, अरे टोटल मिलाओगे तो ये आ जाएगा ना, समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। वो गलती से मैंने 65,535 बोल दिया, इट्स 36 है एक्चुअली, राइट। तो यदि मैंने इसको डिवाइड बाय 2 किया, क्यों किया डिवाइड बाय 2, समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे इंटीजर के लिए पॉजिटिव भी चाहिए नेगेटिव भी चाहिए। तो ये जो रेंज आई ना, ये इस तरीके से, ये जो 32768 मेमोरी है मतलब आधी, इसको मुझे कहां से शुरू करना है, अगर ये 1 से शुरू होगी तो ये 32768 है, लेकिन 0 भी तो डिजिट है ना बेटा, पॉजिटिव, 0 को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, टोटल 32768 में एक 0 भी है तो एक मेमोरी कम होकर कितनी हो जाएगी, 32767, अरे 0 प्लस 32767 टोटल हो गया ना 32768, अरे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्या, अरे हमने 32768 जो आपके पास रेंज है उसमें 0 नहीं था ना, वो तो 1 से थी, पर अगर उसमें 0 इंक्लूड हो गया तो फिर वो 0 to 32767 हो जाएगी ना बेटा। तो 0 से 32767, 0 to 32767 ये हो गई आपकी पॉजिटिव की रेंज, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 32765, 32766 और 32767, ये हो गई मेरी रेंज किसकी, पॉजिटिव की, समझना ठीक। लेकिन अब जो बचा हुआ है ये मुझे नेगेटिव के लिए लेना है, तो ये नेगेटिव के लिए -1 से शुरू होगा, तो -1 से तो ये 32768 तक ही रहेगा ना, और टोटल 32768 आपके पास प्लस के लिए स्पेस है, टोटल 32768 आपके पास रेंज है माइनस के लिए। तो जो 32768 प्लस वाली रेंज है बेटा, वो 1 से शुरू करोगे तो 32768 लास्ट आएगा, लेकिन अगर 0 से शुरू करोगे तो इधर से कम हो जाएगा ना 32767, 0 to 32767 टोटल आ गया 32768। अरे सुन, ये टोटल कितनी उंगली है हाथ में, हाथ में टोटल उंगली कितनी है, 10, अगर 1 से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लास्ट नंबर क्या आ रहा है 10, लेकिन अगर 0 से काउंट करूंगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लास्ट नंबर 9 आ रहा है ना, पर उंगली तो टोटल 10 ही है ना बच्चे, समझ में ही बात। तो 0 का अगर आप इंक्लूड करोगे पॉजिटिव के लिए तो आपकी लास्ट डिजिट क्या आएगी 32767, और माइनस तो -1 से शुरू होगा ना, तो -1 से लेके कहां तक जाएंगे हम, -32768 तक। तो ये रेंज कैसे डिवाइड है, ये सर्कल पॉजिटिव का और इसका जो इधर वाला सर्कल है वो नेगेटिव का, ये देखो आप -1 -2 -3 -4 -5 से लेके लास्ट नंबर आएगा -32768।
ये हाफ सर्कल पॉजिटिव का, हाफ सर्कल नेगेटिव का। इसको ऐसे समझो आप। तो जब सी में आपसे पूछा जाए कि इंट की टोटल रेंज कितनी होती है, ठीक है, तो यदि इंट ऐसा है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर को स्टोर करेगा, ये जो इंट है ये ऐसा है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को स्टोर करेगा, ये साइंड इंट है। अभी हम बात करेंगे अनसाइंड इंट की। कोई भी इंट के आगे अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो हर इंट बाय डिफॉल्ट होता है साइन इंट। साइन इंट का मतलब है इट अलाउड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। तो यदि इंट को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए यूज कर रहे हो तो इसकी टोटल रेंज कितनी होगी? तो आप देखो, पहला कॉन्सेप्ट, इंट 2 बाइट की मेमोरी लेगा। टोटल मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन जो होगा वो होगा 2 बाइट का, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी होगी? व्हाट इज द रेंज ऑफ इंट? तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, इंट की रेंज होती है 0 to 32767 प्लस में और -1 से लेके -32768 माइनस में। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप 32767 टू -32768, जैसे आपको पढ़ना है इसको। लेकिन ये कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि इंटरव्यू में इतना घुमाएगा वो आपसे बोलेगा इंट की रेंज कितनी होती है, आप बोलोगे 32767 से लेके -32768। तो आधे बच्चे तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो पूछेगा माइनस में एक ज़्यादा क्यों? अरे तो ज़्यादा नहीं है, टोटल 32768 रेंज इसके पास भी है, प्लस के लिए 32768 इसके पास भी है। ये 0 से शुरू हो रहा है तो टोटल हो गया 32768, ये -1 से शुरू हो रहा है तो ये -32768। अरे समझना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पूछा जाता है इंटरव्यू में, अक्सर पूछा जाता है। इसीलिए इसको पूरा एक ही बार में कवर कर रहा हूं मैं, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ही ना रहे इंटीजर को लेके, ठीक है। तो अब इसके आगे की कहानी देखो आप। तो रेंज समझ में आई आपको। अब यही रेंज अगर 4 बाइट की होगी तो फिर कैलकुलेशन 4 बाइट के हिसाब से होगा। अरे समझ में आया ना? मतलब यदि मान लो इंट 4 बाइट लेगा तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 32। और 2 टू द पावर 32 के हिसाब से जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, तो फिर उस हिसाब से आपका डेटा मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर 4 बाइट को आप कंसीडर करते हो तो, गॉट माय पॉइंट। तो फिर सर्कल की रेंज बढ़ जाएगी। तो ये होता है यूनिक्स में, मतलब यूनिक्स में जो इंट होता है वो 2 की बजाय कितनी मेमोरी एलोकेट करता है? 4 बाइट की। तो 4 बाइट मतलब जब 2 बाइट है तो 2 टू द पावर 16, 4 बाइट है मतलब 8, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, तो टोटल हो गई 32 बिट। तो 2 टू द पावर 32 जो कैलकुलेशन होगा आपका उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, वो आधी प्लस में और आधी माइनस में हो जाएगी। सो सिंपल, रेंज बढ़ जाएगी फिर, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आप देखो ये जो इंट है ना, ये इंट, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट सुनना। मतलब यदि अभी अगर मैंने ऐसा लिखा इंट ए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, a इक्वल टू 5, पहले इसको समझ लो फिर मैं आपको बताता हूं। a इक्वल टू 50 सपोज, एंड देन प्रिंट एफ %d, a, ठीक है। यदि मैंने ऐसा लिखा वॉइड मेन, है ना, सिंटेक्स आप लिख लेना प्रॉपर, ठीक। इंट ए सीलर एससीआर गेट ch हम मान रहे हैं। तो आप देखो एक्चुअली इंट का जो सर्कल होता है ना, उसको फिर से समझो आप। ये इंटीजर का सर्कल है, इसको यहां बना देता हूं मैं, ये, ठीक है। इस सर्कल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कैलकुलेशन, चलो 0 यहां से शुरू करता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 से लेके 32765, 32766, 32767, ये पॉजिटिव का सर्कल, ठीक है। और इसी का नेगेटिव सर्कल क्या है? -1, -2, -3, -4 से लेके -32765, -3276, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं मैं, डोंट वरी। ये -4 से लेके -32765, -32766, -32767, -32767 और -32768, ये सर्कल है नेगेटिव का, ये सर्कल है पॉजिटिव का। नेगेटिव में क्या चलेंगे? -1, -2, -3, इधर चलेंगे पॉजिटिव। अब देखो आप,
ध्यान देना, यदि मान लो a की वैल्यू है 5, ठीक है, यदि a की वैल्यू 5 है, यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, और यदि मैं लिखता हूं a इक्वल टू a प्लस 10 और a की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी, तो सर्कल के हिसाब से भी आप कहां पर हो, 5 पे। 10 का इंक्रीमेंट मतलब 6 7 8 9 10, ये 10 जहां भी होगा, सॉरी 15, a की वैल्यू 5 है, 10 का इंक्रीमेंट हुआ तो 6 7 8 9 10 11 12, ये 15, ये a यहां पर आ गया, a यहां से यहां आ गया, तो a की वैल्यू मुझे क्या प्रिंट होके मिलेगी, 15। अरे समझे, a की वैल्यू कितनी असाइन की आपने, 5, 10 का इंक्रीमेंट, 10 का इंक्रीमेंट जब हुआ तो a की वैल्यू 10 से अगर इंक्रीज हुई तो कहां पर पहुंची, 15 पे। सो सिंपल। यदि मैं आपसे पूछता हूं सेम क्वेश्चन, a की वैल्यू है 32760, है ना, 760 मतलब आप यहां कहीं है 760 पे, 32760 सपोज ये वैल्यू है, ये फिक्स 5 है तो इसको 60 कंसिडर कर लेते हैं। अब इसमें 5 का इंक्रीमेंट, a इक्वल टू a प्लस 5, तो ऑब्वियसली बात है 60 में 5 का इंक्रीमेंट मतलब आउटपुट आएगा 32765, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर a की वैल्यू बेटा 32765 है, सुनना ध्यान से, यदि a की वैल्यू 32765 है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, क्योंकि कंफ्यूजन ये है, अगर a की वैल्यू 32765 है तो इसमें 5 का इंक्रीमेंट मतलब इट इज 32770, और 32770 तो होता ही नहीं है, लास्ट वैल्यू ही 32767 है, तो बच्चे बोल देते हैं सर ये एरर है। ये एरर नहीं है। क्या होगा जब इसका आउटपुट आप देखोगे तो आपको कुछ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो कई बच्चे बोलते हैं सर ये गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूं, पर ये गार्बेज वैल्यू भी नहीं है। गार्बेज होती है अननोन वैल्यू। अननोन मतलब जो आपको पता ही नहीं है। जैसे यहां आपको पता था ना, जब a की वैल्यू 10 है और 5 का इंक्रीमेंट हुआ तो 15 आया, ये आपको पता था, ये नोन वैल्यू थी। तो वैसे ही यहां भी आपको पता होना चाहिए कि यदि इंट अपनी रेंज को क्रॉस करेगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, और आप देखो आप खुद ही बता दोगे क्या मिलेगी। अभी a की वैल्यू कितनी है 32765, मतलब आपका a यहां है, इसमें 5 का इंक्रीमेंट मतलब देखो आप 1 2 3 4 5, आउटपुट आएगा -32766। अरे यहां से देख 1 2 3 4 5 इधर आ गए ना बच्चे। तो 32767 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो इधर सर्कल माइनस के हिसाब से -32768 है ना, क्योंकि आपका इंटीजर जो है वो केवल पॉजिटिव के लिए लिया है, सॉरी आपने इंटीजर दोनों के लिए लिया, साइन और अनसाइन के लिए, साइन और मतलब प्लस और माइनस दोनों के लिए, तो ये साइन इंटीजर है ना, मतलब जो दोनों वैल्यू अलाउड कर रहा है, इसीलिए सर्कल हाफ डिवाइड हुआ है। तो 32767 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो नेगेटिव है ना, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, -32766, एंड विच इज नॉट अ गार्बेज वैल्यू। तो जब इंटीजर का सर्कल क्रॉस होता है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, समझ में आया आपको, कि अगर इंटीजर को आप पॉजिटिव से आगे बढ़ा दोगे तो यू विल गेट द नेगेटिव वैल्यूज, लेकिन ये तब जब आपका इंट साइन इंटीजर है, मतलब वो दोनों वैल्यू को असाइन करता है। समझ में आ रहा है, आसान नहीं है सी की डगर, लेकिन आसान भी है यार, कुछ भी तो नहीं है। ये सब क्वेश्चन बेटा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछेगा, वो 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम थोड़ी ना पूछेगा, क्योंकि उसको पता है वो तो सब बना देंगे। उसको तो आपको पूरा का पूरा टेस्ट करके लेके जाना है, तो इसलिए टेस्टिंग इसी तरीके के क्वेश्चन से होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि जब इंटीजर अपनी रेंज को क्रॉस करता है तो क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक। लेकिन अब देखो आप, जो मैं आपसे बोल रहा था कि जो इंटीजर है सी में, ठीक है, उसको 3 तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। एक होता है साइंड इंट, जैसे मैंने लिखा साइंड इंट ए, एक होता है अनसाइंड इंट ए, और एक होता है इंट ए। ये 3 डिक्लेरेशन है, मतलब इंटीजर का डिक्लेरेशन 3 टाइप से होता है, साइंड इंट, अनसाइंड इंट और इंट। अब ये क्वेश्चन है सर तीनों में क्या डिफरेंस है। यदि आपका इंटीजर साइंड इंट है, ये स्मॉल में लिखना, जब तक मैं ना बोलूं आपको एक भी चीज कैपिटल में नहीं लिखना है। अगर मैंने आपको बोला ये साइंड इंट है, तो साइंड इंट का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यू स्टोर करेगा, इट स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू।
ठीक है, ये दोनों वैल्यू के लिए इंटीजर है। लेकिन अगर आपका इंटीजर बच्चे अनसाइंड है तो इसका मतलब है इट इज ओनली स्टोर्ड पॉजिटिव। और यदि मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो कंपाइलर डिफॉल्टली इसको कंसीडर करेगा साइंड इंट, जो अभी तक हम यूज कर रहे थे कि जो दोनों वैल्यू अलाउड करेगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अब यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लो मैंने वेरिएबल अनसाइंड लिया, है ना, आप देखो और कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा। यदि आपने वेरिएबल अनसाइंड लिया, ये मैंने वॉइड मेन लिखा और यहां मैंने लिखा अनसाइंड इंट ए, अनसाइंड इंट ए। यदि हमने लिखा अनसाइंड इंट ए, ठीक है, तो अनसाइंड इंट ए में अब इसको हम अगर 2 बाइट का कंसीडर करें तो सुनना ध्यान से, 2 बाइट मतलब कितनी बिट, 8 बिट, तो रेंज कितनी हुई 2 टू द पावर 16, ये होगी 65,536। लेकिन अगर 0 को इंक्लूड करूं तो ये हो जाएगी 65,535। तो अब बच्चे तेरे को नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, मतलब आप लिखोगे तो एरर नहीं आएगी, पर क्या होगा अभी अपन समझते हैं। लेकिन अगर आपका इंट अनसाइंड इंट है, इफ इट इज एन अनसाइंड इंटीजर, ठीक है, तो अब यदि मान लो मैं इस का सर्कल देखूं तो अब इस सर्कल में कुछ डेटा ऐसा है 0 1 2 3 4 5 6 से लेके 32765, 32767, 32768, 32769, 32770, 32771 से लेके 65,535। ये होता है किसका सर्कल? अगर आपका इंट साइंड इंट है तो, सॉरी अनसाइंड इंट है तो। इफ इट इज अनसाइंड, अनसाइंड मतलब अब ये नेगेटिव वैल्यू के लिए स्पेस नहीं देगा आपको, जितनी नेगेटिव थी वो सब पॉजिटिव में आ चुकी है। तो अब ये सर्कल 0 से शुरू होगा और कहां तक चलेगा? 65,535 तक। तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंड इंट। तो अब इसका मतलब ये है कि यदि अब यहां पे यदि ये साइंड इंट है, अनसाइंड इंट है, सॉरी बार बार साइन बोल रहा हूं मैं, यदि अनसाइंड इंट है और अब अगर मान लो मैं यहां लिखता हूं a इक्वल टू 32765, वही क्वेश्चन, एंड देन a इक्वल टू a प्लस 5 एंड देन प्रिंट एफ %d, a। तो अब जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो देखो आप 32765 से 1 2 3 4 5, मतलब ये नॉर्मल है। 32765 में 5 का इंक्रीमेंट मतलब इट इज 32770, क्योंकि अब सर्कल नेगेटिव का नहीं है ना, इट्स अ कंप्लीट पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आई बात आपको? तो सी में इंटीजर 2 तरीके से यूज होता है, एक साइन इंट और एक अनसाइंड इंट, और दोनों में डिफरेंस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि साइंड और अनसाइंड इंट में क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन आता है सर अनसाइंड को कहां यूज करना चाहिए? ऐसी वैल्यूज जहां पर आपको लगता है नेगेटिव आने ही नहीं वाली है। अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं, या अगर आप कोई मार्क्स की बात कर रहे हैं जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, या आप कोई फोन नंबर स्टोर कर रहे हैं, तो आप रेंज बढ़ा लो ना। जब आपको पता है कि ये वो डेटा है जिसमें नेगेटिव हो ही नहीं सकता, अरे रोल नंबर नेगेटिव थोड़ी ना होता है, टेलीफोन नंबर नेगेटिव थोड़ी ना होता है, ठीक है, तो जहां आपको लगता है कि नेगेटिव डेटा नहीं आने वाला है वहां पर आप अनसाइंड इंट को यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो साइंड और अनसाइंड दोनों के अपने अपने यूज हैं, दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटीज हैं। ठीक, तो वैसे 90% केस में सी में जो इंट होता है वो साइंड इंट ज्यादा यूज होता है, बट इट डिपेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स डिपेंड कि आपको क्या यूज करना है। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, आपको समझ में आया होगा। और ये तो अभी कंटिन्यूशन में रहेगा, ये तो अभी हमने डेटा टाइप क्या होते हैं इस पे बात की, और जितने डेटा टाइप मैंने आपको बताया उसमें अभी हमने केवल इंटीजर डेटा टाइप की बात की है। अभी कैरेक्टर की भी बात हम करने वाले हैं, फ्लोट की भी बात हम करने वाले हैं, ठीक है, और इसी इंट को लेके अभी तो बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटीजर को लेके अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है, कि यदि आपसे पूछ लिया कि बॉस परसेंटेज और डी के बीच में यदि मैंने लिख दिया 9D तो क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने परसेंटेज और डी के बीच में 9 लिख दिया देन व्हाट हैपेंड। यदि मैंने इंट को डिक्लेयर किया, ठीक है, और अगर मैंने ऐसे लिख दिया इंट ए, साइन अनसाइन कुछ भी है, सपोज ये इंट ए और 0 13, तो ये 0 13 का क्या मतलब है
ठीक, तो ये अभी हम बात करने वाले हैं आगे के लेक्चर में कि इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन सी में 3 तरीके से होता है, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। परसेंटेज और डी के बीच में 9 लिखने से क्या होगा, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मतलब डेटा टाइप पार्ट 2 में। अभी तो ये पार्ट बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो पार्ट 1 में आप पहले इसको समझिए, इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की कहानी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।